हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर समरी के बारे में अप्रैल 2022 मंथ की। हमारी प्रीवियस वीडियोस भी हैं जनवरी मंथ, फरवरी और मार्च की। हमने एक ब्रीफ समरी तीनों मंथ की जो है वो हमारे चैनल पे पोस्ट की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट कि आपकी एक क्रिस्प प्रिपरेशन जो है वो जनवरी फरवरी मार्च की एक बार में और काफ़ी कम टाइम में हमने क्रिस्प चीज़ों को रेडी किया है सो दैट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो उसी सीरीज़ के पार्ट में टारगेट फॉर आईक्यू फैमिली ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अप्रैल 2022 का भी एक समरी हम बनाएं और कुछ टाइम में मई का भी हम एक समरी बनाएंगे सो दैट कि आपका मई की भी सारी इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी मेजर न्यूज़ है वो सारी चीज़ें कवर हो जाए सो दैट कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में मिस ना हो। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में छोटी सी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें भरने की पूरी कोशिश की है और हम डिटेल में बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, अभी क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो चल रहा है क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था और अभी रिसेंटली COP26 की मीटिंग भी हुई थी नवंबर में ग्लासगो में। उसकी भी एक वीडियो है हमारे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो छोटे से 5 से 10 मिनट में आपका पूरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उसी को लेकर के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस जो है उसके बेसिस पे एक अपनी एक रिपोर्ट निकाली है एंड उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज होने वाला है कि क्या क्या इंडिया में क्लाइमेट का क्या कंडीशन चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अनदर समथिंग, या नीति आयोग दे देगा, और भी 2-3 ऑप्शन दे देंगे। तो आपका सही आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स को। देन उसके बाद इट इज़ द फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट मेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द क्लाइमेट। ये पहला इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है कैसा परफॉर्मेंस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कि उनका क्या योगदान है। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है क्लाइमेट को इंप्रूव करने, लेकिन स्टेट जो कि उसके अंदर आते हैं यूनियन टेरिटरी, उन्होंने अपने पार्ट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है, इसको ट्रैक करता है नीति आयोग की ये रिपोर्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि कौन से अच्छे परफॉर्मेंस स्टेट है। तो इसमें बोल रहा है कि गुजरात, केरला एंड पंजाब, दीज हैव बीन एडजस्ट एट टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट। ठीक है, ये 2 है, ये 3 जो है वो टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और जो नीचे सबसे कम खराब परफॉर्म किया वो है गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड वर प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, तो सॉरी, मैं अपने सेंटेंस को थोड़ा अमेंड करूंगा। मैंने यहाँ बताया कि स्मॉलर स्टेट, देखिए लार्जर स्टेट में ये स्टेट परफॉर्म अच्छा किए और स्मॉलर स्टेट में इन स्टेट ने परफॉर्म अच्छा किया, और जो खराब परफॉर्मेंस किया है वो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड झारखंड। ठीक है, इन्होंने ये इनकी रैंक जो है सबसे लास्ट है और इन्हें सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, देन उसके बाद हेलिना की हम बात करें। हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। बेसिकली इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बट हाँ ये एक चीज़, 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है हेलिना का, जो कि सक्सेसफुल रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एक, जो कि पोखरन में इसका टेस्ट हुआ है। ठीक है, और इसका मैक्सिमम रेंज जो है वो है 7 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, ये पूछा सकता है कि मैक्सिमम रेंज जो है हेलिना का क्या है। देन उसके बाद डिस्प्यूट ओवर सतलज यमुना लिंक कैनाल। अभी सतलज यमुना लिंक दोनों नदी को लेकर के जो लिंक करने का जो कैनाल है जो बनने वाला है, उसको लेकर के एक डिस्प्यूट हुआ है रिसेंटली। तो उसको लेकर के अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्प्यूट है। रिसेंटली द हरियाणा विधानसभा हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन सीकिंग कंप्लीशन ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल। हरियाणा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि सतलज यमुना लिंक का जो काम है वो जल्दी से पूरा किया जाए, और जब कनाल जो कंप्लीट हो जाएगा वो फैसिलिटेट क्या करेगा कि रावी और ब्यास का जो पानी है वो जो है शेयर हो सके। ठीक है, हरियाणा और पंजाब के बीच में रावी और ब्यास। तो ये पूछा, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तौर पे आ सकता है कि सतलज यमुना लिंक के अंदर कौन सी नदी का पानी जो है हरियाणा और पंजाब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो रावी और ब्यास का। देन सतलज यमुना लिंक कैनाल इज अ प्रोपोज 214 किलोमीटर लॉन्ग, 214 किलोमीटर का लॉन्ग का ये कैनाल है, और जो कि कनेक्ट करता है किसको, सतलज और यमुना रिवर को। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। एंड अगर आपको मैं थोड़ा सा बैक रेफरेंस दूं तो आपको पता है कि जो 5 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनको लेकर के 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उसको लेकर के भी रिसेंटली इस साल मीटिंग भी हुई है। तो उसमें उसका एक ब्रीफ सा मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ कि वो ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1960 में। और ये ट्रेस बैक टू द इंडस वाटर ट्रीटी, बट इंडिया, और ये ट्रीटी जो है किस 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद वेज रेट रिवाइज अंडर मनरेगा। मनरेगा में वेज जो है वो रिवाइज हुआ है। तो हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड नोटिफाइड फ्रेश वेज रेट्स अंडर मनरेगा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 21 आउट ऑफ 34 यूनियन एंड स्टेट कैटेगरी गेटिंग लेस देन 5% इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे इसमें एनालाइज किया गया 21 स्टेट्स में जो है वहाँ पर 5% से कम इंक्रीज हुआ है, और 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 5% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऑफ द 31 स्टेट्स यूनियन टेरेटरी विच सॉ हाइक इन वेजेस द मिनिमम 7.14 हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन गोवा। अच्छा, 31 स्टेट और यूनियन टेरेटरी अगर मिला के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो 7.14% का जो वेजेस में, यानी कि जो उनके पेमेंट होती है, ठीक है, जो उनकी दिहाड़ी होती है, जो पेमेंट होती है, उसमें 7.14% का जो बढ़ोतरी हुई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, ये हुई है गोवा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा सकता है एग्जाम में। ठीक है, गोवा याद रखिएगा। और सबसे कम कहाँ हुई है, वो है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में कितना इंक्रीज हुआ है, 1.77%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, गोवा में। सबसे ज़्यादा कहाँ कम हुई है, वहाँ पे मेघालय में। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वेज रेट ऑफ 3 स्टेट। 3 ऐसे स्टेट है जहां पर मनरेगा की जो वेजेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और वो स्टेट कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं। देन उसके बाद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मनरेगा स्कीम का, ताकि इनको जो भी मजदूर हैं उनको, या जो भी लोग हैं जिसको भी नौकरी चाहिए, उनको सरकार जो है साल में 365 दिनों में से 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटीड देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कहाँ सबसे कम इंक्रीज़ हुआ, कहाँ पर इंक्रीज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, और पर्पस क्या है मनरेगा का, मनरेगा आया कब है। अच्छा, मनरेगा मैं आपको बता दूँ, मनरेगा आया है 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा। देन इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है, यदि आप देखिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस पर्सन है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड, आप पैसा जमा करेंगे बैंक में, और बैंक जो है आपको बॉन्ड जनरेट करेगा। आप बॉन्ड जो है सबमिट कर देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ में। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उसको सबमिट करेगी बैंक में, और जो भी जितने का भी वो बॉन्ड होगा, वो अमाउंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में फंड हो जाएगा। ठीक है, एक काइंड ऑफ डीडी आप कह सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड यही चीज़ है। अब आपको मैंने मतलब समझा दिया, अब मैं आपको बाकी चीज़ समझाता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप फॉर हियरिंग अ पेंडिंग प्ली चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। और 2 ऐसे एनजीओ है, कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन्होंने चैलेंज किया है। ठीक है, खैर अभी उसका जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी आउटकम होगा, वो हम बाद में देखेंगे, जो रिजल्ट होगा बाद में देखेंगे। लेकिन उसके बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अलग अलग अमाउंट्स में इशूड होता है, 1000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में और 1 करोड़ में। ठीक है, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। देखिए ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा सकता है एग्जाम में घुमाने के लिए कि मैक्सिमम लिमिट क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो आपको पता होना चाहिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी पर्सन है बैंक में जाएगा, वहाँ पे पैसा जमा करेगा, बॉन्ड मिलेगा, और फिर दूसरे बैंक जाएंगे, वो वहाँ पे बॉन्ड जमा करें, पैसा मिलेगा। तो ये जो इस बैंक की हम बात कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक ही बैंक ऑथोराइज है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें मतलब कि यदि आपको कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको कोई डोनेशन देना चाहता है, चंदा देना चाहता है, तो उसको लेकर के सुप्रीम गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कहा कि एफसीआरए का जो लॉ है वो पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, देन उसके बाद रिसीविंग फॉरेन डोनेशन कैन नॉट बी एब्सोल्यूट राइट, और जो है फॉरेन से डोनेशन लेना जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता, उसको लॉस के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाएगा, कानून के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट ने अभी न्यू रिस्ट्रिक्शन लगाया था एनजीओस पे कि वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पैसा ले सकते हैं बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से। और एफसीआरए जो है वो डायरेक्टली किसकी निगरानी में रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की निगरानी में। और इंडिविजुअल, यदि कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअली किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेता है तो मैक्सिमम वो 25,000 अमाउंट जो है वो पैसे ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव ओनली इन अकाउंट डेजिग्नेटेड। अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ एसबीआई की ब्रांच में वो लिया जा सकता है और किसी ब्रांच में नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा।
देन उसके बाद प्रोटेस्ट अगेन हिंदी को लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि हिंदी जो है क्लास 10 तक कंपलसरी होगी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और नॉर्थ ईस्ट के जो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। अब आपकी ड्यूटी है कि 6 शेड्यूल में आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। देन पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस, वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले किस कमीशन ने बोला था? कोठारी कमीशन है 1968 में। और आर्टिकल 343 जो है वो बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ठीक है। देन उसके बाद मुल्ला पेरियार डैम जो है वो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुपरवाइजरी कमेटी बनाने के लिए, और इसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा तमिलनाडु से, एक होगा केरला से। और मुल्ला पेरियार डैम जो है वो 126 ईयर पुराना है, और पेरियर रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है स्टेट ऑफ केरला की। देन लास्ट आता है इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इनका जो अभी प्रेसिडेंट आपको पता है श्री रामनाथ कोविंद का जो टेन्योर है वो एक्सपायर होने वाला है जुलाई में। तो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस बार होगा जुलाई में, ठीक है। तो उसके बाद उसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देन उसके बाद इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये मेंबर्स होंगे जो कि इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? वो आर्टिकल 54 में मेंशन है, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के। और चूँकि आपको पता है कि जब वोटिंग होती है वो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो हर एक कैंडिडेट का जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसके वोट की। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की वैल्यू है? इस उत्तर प्रदेश में 208, ठीक है। ये चीज़ें हैं, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 3 लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिसेंटली अपॉइंट है, राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। और 25 जनवरी 1950 को जो है नेशनल वोटर डेट अब से मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। और इसमें ये इलेक्शन करवाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और ये पूछा सकता है इलेक्शन कमीशन जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? 324 में, ठीक है। और इनिशियली क्या हुआ था कि 1 इलेक्शन कमिश्नर होते थे इलेक्शन कमीशन में, बट उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी जिसमें कि 3 इलेक्शन कमिश्नर बैठने लगे, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो उसके बाद थॉमस कप जो है इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम को जीता है थॉमस कप टाइटल जो है, और पहली बार वो भी इंडिया ने डिफीट किया किसको? 14 बार चैंपियन रहे इंडोनेशिया को। और टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? बैंकॉक में, ठीक है। ये 16 नेशन टीम इवेंट था, इसमें 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। पहला टूर्नामेंट कब हुआ था थॉमस कप का? 1948 में, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है रही है। एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ hit the subscribe button for this channel, and please hit the like button for this video, and we will really coming up with another video, और दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्दी, ठीक है। So till that time, thank you.